हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर आप सबका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आरती महाजन रीड सिलेबस के अनुसार साइंस सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को सेल या कोशिका क्या है। अभी तक स्टूडेंट हमने ये पॉइंट यहाँ पर कवर किए कि कोशिका क्या है। मतलब कि कोशिका को हमने बताया कि ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यही जीवन का आधार है। इसके अलावा हमने कोशिका की खोज देखी थी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी। ये कुछ फैक्ट है जिसका मैं आप लोगों को रिवीजन यहाँ पर करवा रही हूँ और इन्हीं फैक्ट में से क्वेश्चन आते हैं। तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहाँ पर देखा था कि ये कॉर्क में एक बॉटल का ढक्कन जो कि लकड़ी का था, ठीक है, उसकी स्लाइड बनाई, उस स्लाइड को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो ये कोशिकाओं की स्ट्रक्चर उनको वहाँ पर दिखाई दी। कुछ इस तरह की बक्सेनुमा स्ट्रक्चर वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व की थी। ठीक है, लेकिन ये कोशिकाएं किस तरह की थी? मृत प्रकार की थी। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, एंटोनी वॉन लीवेनॉक। उन्होंने तालाब का जल लेकर के वहाँ से एक स्लाइड बनाई थी और वहाँ पर उन्होंने जीवित कोशिकाओं को पाया था। ठीक, तो ये कोशिका का एक छोटा सा इतिहास है। इसके अलावा कोशिका का अध्ययन हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये भी थोड़ा सा हम देख लें। इसके अलावा सेल का लैटिन में मतलब होता है, लैटिन भाषा में मतलब क्या होता है? कमरा, छोटा कमरा। ये कुछ छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कोशिका का आकार और आकृति अलग अलग होती है। ठीक है, कहीं कोशिका गोलाकार होती है तो कहीं पर कोनों से नुकीली होती है, जैसे कि पादप कोशिका। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं विशिष्ट आकार की होती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स कहते हैं। इसके अलावा कोशिका की संख्या के आधार पर भी हमने जीवों का वर्गीकरण किया है, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। एक कोशीय मतलब कि अमीबा, पैरामेशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर कहते हैं, और बहुकोशिकीय जैसे कि जंतु और पादप। ठीक, इसके बाद में हमने देखा कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले तो ये याद रख ले, श्लीडेन एंड श्वान ने दिया था। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि कोशिका ही जीवन का आधारभूत इकाई होती है। इसी को ही बताया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसके बाद में श्लीडेन और श्वान ने यहाँ पर ये बताने में असफल रहे थे कि नई कोशिकाओं का जन्म कैसे होता है। तो उसको समझाने के लिए रुडोल्फ विरकॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि नई कोशिकाओं का जन्म पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। मतलब पूर्ववर्ती कोशिकाएं विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का जन्म करती हैं। ये कोशिका सिद्धांत है। इसके बाद में कोशिका की संरचना हमने देखी। कोशिका की संरचना 3 भागों से निर्मित है। पहला हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसका मतलब यह है कि यदि हम एक कोशिका की जनरल स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो क्या बनेगी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को घेरे हुए एक झिल्ली होती है। इसी झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच का जो भाग होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और ये केंद्रक। तो इतना हमने अभी तक देखा था ये कोशिका की संरचना। इसके साथ ही हमने ये देखा था कि जंतु कोशिकाओं में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पर पादप कोशिकाओं में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और वॉल पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और पादप कोशिकाओं में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो यहाँ पर एक ये चीज़ ज़रूर नोट करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको रिवीजन करवाया है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो हमने बताया है ये साइटोप्लाज्म या जीवद्रव्य, इस जीवद्रव्य में कुछ छोटे छोटे कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जिसे हमने नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो इन सब का कार्य क्या है या इन सब की खोज कैसे हुई थी या किसने की थी, तो वो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं, फिर हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए
उसकी स्ट्रक्चर समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, अपनी अपनी यहाँ पर मॉडल प्रस्तुत किए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मॉडल है वो है द्रव मोज़ेक मॉडल। ये द्रव मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिए, ये 2 पॉइंट। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि रीड सिलेबस के अनुसार जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि सपोज आपसे पूछ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या द्रव मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो ये बताएंगे आप सिंगर और निकोलसन ने। इस तरह से जो इजी क्वेश्चंस जिसे कहते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस टाइप की होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कणों को चयन करके ही अंदर एंट्री मिलती है, कोशिका के अंदर एंट्री मिलती है। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये ज़रूर याद रखें आप। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि द्रव मोज़ेक मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर यदि हम बनाएं तो सिंगर और निकोलसन ने ये बताया कि लिपिड की 2 लेयर के बीच में, ठीक है, जिस तरह से सैंडविच होता है, सैंडविच में 2 लेयर के बीच में एक फिलअप किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से लिपिड की 2 लेयर के बीच में यहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसे हम थोड़ा सा अलग शो कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं यहाँ से। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल लिपिड की लेयर में भी धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरह से, इसीलिए इस मॉडल को नाम दिया है द्रव मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये लेयर किसकी है, लिपिड की है, ये लेयर भी लिपिड की है, और बीच वाले जो कण हैं ये प्रोटीन के कण हैं। तो ये द्रव मोज़ेक मॉडल है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये याद रखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही लचीली होती है, मतलब कि जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अमीबा का। अमीबा को एक चीज़ पहले ये भी देख ले कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक कोशिकीय जीव है। अब ये अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करेगा, वातावरण से ही लेगा। इसके चारों तरफ का जो वातावरण है और उस वातावरण में मौजूद भोजन के कण इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं या यहाँ पर इकट्ठा होते जाते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लचीलेपन के ही कारण ये भोजन के मॉलिक्यूल इसके शरीर में आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का गुण कैसा होता है, लचीला होता है। ठीक, अब हम केंद्रक की तरफ चलते हैं कि केंद्रक या न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, कोशिका के मध्य स्थित होता है। यदि हम एक कोशिका की एक जनरल स्ट्रक्चर बनाना चाहें, हर कोई जब भी कोई पॉइंट सिखाता है या समझाता है तो वो इस तरह से ही बताता है कि ये कोशिका है, ये कोशिका का बीच वाला भाग है जिसे कि हम क्या कहेंगे, केंद्रक। और ये केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये केंद्रक किससे घिरा हुआ रहेगा, केंद्रक झिल्ली से। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका के मध्य में प्रेजेंट रहता है और ये गोलाकार या अंडाकार भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका का मस्तिष्क भी केंद्रक ही कहलाता है, क्योंकि यही नियंत्रण और नियमन का कार्य करता है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये केंद्रक झिल्ली जो कि केंद्रक को पूरी तरह से घेरे हुए रहती है, और इसे केंद्रक को ही हम सेल का, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका के प्रकार संरचना के आधार पर। कोशिका के प्रकार यहाँ पर 2 हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके लिए हम सबसे पहले कोशिका का सामान्य सा चित्र बना लेते हैं। ये कोशिका का बीच वाला भाग केंद्रक कहलाता है। इसके आइट साइड जो द्रव्य पाया जाता है इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य और केंद्रक को घेरे हुए जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक को घेरे हुए झिल्ली यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस न कह करके न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। हम जानते हैं जीव द्रव्य में कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही राइबोसोम जो कि 70S प्रकार का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये एक यहाँ पर
प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस है। तो हमने एक चीज़ ये देखी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस को घेरे हुए जो झिल्ली है वो अब्सेंट होती है, इसलिए न्यूक्लियस को, केंद्रक को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, और झिल्ली युक्त वाले जो कोशिकांग हैं वो यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। इसके बाद में हम यदि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक को घेरे हुए एक झिल्ली होती है, ठीक है। और ये कोशिकाएं कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं आप, एनिमल, प्लांट सेल, ईस्ट, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जिसमें ये देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक को घेरे हुए केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है, इसलिए वहाँ पर केंद्रक न कह करके न्यूक्लियोइड कहा था। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक को घेरे हुए पूर्ण रूप से विकसित एक केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को घेरे हुए एक केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। केंद्रक में कई सारे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को न्यूक्लियोपोर या एन्यूलाई कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर याद कर ले कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के यदि पदार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थ प्रेजेंट होता है। खास तौर से केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ होता है और इसी क्रोमेटिन पदार्थों को हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे कि डीएनए कहा जाता है, ठीक है। और यही क्रोमेटिन पदार्थ आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाते हैं, मतलब कि आनुवांशिक गुणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमेटिन पदार्थ या फिर गुणसूत्र, ठीक है। और केंद्रक में केंद्रिका भी प्रेजेंट होती है, केंद्रिका जो कि आरएनए का निर्माण करती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये आरएनए का महत्वपूर्ण काम कहाँ पर होता है, प्रोटीन संश्लेषण में। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इसके बारे में किन्होंने बताया था, पुरकिंजे ने बताया था। देखिए, सेल की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, जीव द्रव्य की खोज किसने की है। ये जो 3 पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली के लिए द्रव मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वैज्ञानिकों के नाम आप जरूर याद कर लें। तो पुरकिंजे ने यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म देखिए, यहाँ पर कोशिका का एक सामान्य सा डायग्राम बनाया है। केंद्रक के बाहर और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो हिस्सा होता है उसी हिस्से को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें कई सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, मतलब कि खनिज, लवण या जल। इसके अलावा कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्रोटीन और फैट भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या होते हैं, कौन से पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कोशिकांग भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिल्स, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे कोशिकांग कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट रहते हैं। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक को ही एक साथ हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। तो एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट ये फ्रेंड्स। अब हम कोशिका द्रव्य में या जीव द्रव्य में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं उनमें हम 1 बाय 1 उनका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER भी लिखा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले पॉटर ने बताया था, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ये लंबी नलिका के रूप में या गोल थैलों की तरह होती हैं। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे पर व्यवस्थित होती हैं, चपटे या फिर लंबी नलिकाओं के रूप में ये कोशिका में उपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है SER और दूसरा है RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सतह पूरी तरह से स्मूथ होती है, चिकनी होती है। और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस पर कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं। और ये दाने किसके होते हैं, राइबोसोम के। इसका मतलब ये है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। पहला कार्य ये हो गया कि ये प्रोटीन निर्माण में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनिल है, मतलब कोशिकांग है, जो कि प्रोटीन के निर्माण में कोशिका की मदद करता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोशिकांग ये होता है राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है। अब यहाँ पर रफ ER मतलब जिसकी सतह पर राइबोसोम के दाने पाए जाते हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में
कोशिका की हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट पे भी मदद करते हैं, मतलब कि जो पदार्थों का या कणों का आवागमन है कोशिका द्रव्य से लेकर के केंद्रक की तरफ लेकर के जाना, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। इसे कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स सारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी की RBC में ये अब्सेंट होता है। ये चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसे आप ज़रूर नोट कर लें। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो ये अब्सेंट होता ही है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जितने भी झिल्ली युक्त ऑर्गेनिल्स मतलब कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अब्सेंट होते हैं, उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आता है। ठीक है, तो RBC में गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब्सेंट होता है, ये ज़रूर नोट कर लें। और सारी यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी न कह करके डिक्टियोसोम कहते हैं, ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि ये झिल्ली युक्त नलिका है, मतलब इस तरह से जिस तरह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था उस तरह से इसकी स्ट्रक्चर भी होती है, जो कि एक दूसरे पर बिछी हुई होती है समानांतर रूप से इस तरह से, और ये कहीं कहीं पर केंद्रक से भी जुड़ी हुई होती है। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इसके अलावा इसका कार्य यदि देखें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में ये मदद करती है। इसके अलावा लाइसोसोम के निर्माण में भी ये मदद करती है। लाइसोसोम एक प्रकार का एक वैक्यूल होता है जो कि कोशिका में पाए जाने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका अपचयन करते हैं या उनको नष्ट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम को डिस्कवर डी ड्यू ने किया था। लाइसोसोम गोलाकार प्रकार के होते हैं, ये स्टोरेज बैग कहलाते हैं। स्टोरेज बैग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स कोशिका में मौजूद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या बाहर से आने वाला कोई बैक्टीरिया है या वायरस है उसको नष्ट करने में मदद करता है, इसलिए इसे स्टोरेज बैग कहते हैं। इसके अलावा इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मृत कोशिकांगों को नष्ट करने में या अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के शरीर से बाहर करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ही ये अपने शरीर को भी नष्ट कर लेता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और यही क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। ठीक है, यही इसके कार्य हो गए कि नष्ट हुए जितने भी कोशिकांग है उसको कोशिका से दूर करता है, हटाता है, नष्ट करता है, और कोई बाहर से आने वाले जीवाणु हैं मतलब बैक्टीरिया है या वायरसेस है उनको भी नष्ट करता है। नेक्स्ट कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में पहले जॉर्ज ने बताया था। राइबोसोम की स्ट्रक्चर कुछ छोटे छोटे दानों के जैसे होती है जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े होते हैं, या तो ये चपटे होते हैं या गोलाकार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है क्योंकि इसमें RNA पाया जाता है और ये RNA प्रोटीन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है और 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कोशिकांग है तारककाय। तारककाय को सेंट्रोसोम कहा जाता है। टी बावेरी ने इसके बारे में बताया था और इसकी संरचना बेलनाकार प्रकार की होती है और इसमें तारक केंद्र प्रेजेंट होता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में। जब हम सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे ये किस तरह से यहाँ पर कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है तारककाय और कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में अल्टमैन ने सबसे पहले बताया था और बेंडा ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। कब करता है, क्यों करता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के रेस्पिरेशन में, उसके श्वसन में मदद करता है और जब कोशिका का श्वसन होता है यहाँ पर
तो श्वसन में हम जानते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, मतलब एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अब्सेंट होता है। यदि इसकी अंदर वाली झिल्ली की बात करते हैं तो अंदर की झिल्ली कहीं कहीं पर उंगली नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती है और इन स्ट्रक्चर्स को हम वलय या क्रिस्टी कहते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। क्रिस्टी कहाँ पर पाई जाती है, किस कोशिकांग में पाई जाती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। हमने राइबोसोम दो प्रकार के देखे थे, 70S और 80S। यहाँ पर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब डीएनए भी है और राइबोसोम भी, और राइबोसोम में आरएनए भी होता है, तो आरएनए हम जानते हैं प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्वयं अपने प्रोटीन का भी निर्माण कर सकता है, मतलब ये स्वयं अपने आप में एक जीव है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कार्य केंद्रक और कोशिका द्रव्य पर भी निर्भर करता है, इसलिए ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल है। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम की दृष्टि से हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले अल्टमैन ने बताया था, बेंडा ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। चूँकि ये कोशिकीय श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए ये ऊर्जा का उत्पन्न भी करता है। ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन युक्त ऑर्गेनिल होता है, दोहरी झिल्ली होती है। इसकी अंदर वाली झिल्ली में कुछ वलय होते हैं, उन वलय को ही हम क्रिस्टी कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और राइबोसोम में हम जानते हैं क्या पाया जाता है, आरएनए, और आरएनए प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं का अपना प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। इसलिए इसे हम एक जीव भी कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसका कार्य केंद्रक और कोशिका द्रव्य के साथ ही पूरा होता है, इसलिए ये एक सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग है या ऑर्गेनिल है, ठीक है। यही इसका कार्य है कि ये कोशिकीय श्वसन का महत्वपूर्ण अंग है और ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोशिकांग है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, लवक या प्लास्टिड जिसे कहते हैं, और ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हेकल ने बताया था। यदि इसकी संरचना देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये 3 टाइप के होते हैं, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ स्टार्ट थोड़ा सा अवर्णी से करते हैं। अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं जिसे, वर्णी मतलब कि क्रोमो, और क्रोमो शब्द हम कलर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होता है, ये भोजन संग्रहण में मदद करते हैं, जैसे कि जड़ ले सकते हैं हम, चूँकि ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है, तो जड़ है। इसके अलावा भूमिगत तना, वहाँ पर भी कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये अवर्णी या ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। क्रोमोप्लास्ट या वर्णी प्रकार के लवक जो कि कलर को संचित करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम गाजर की बात करते हैं, तो गाजर जो कि लाल या नारंगी कलर की होती है, तो ये किसके कारण होती है, कौन से लवक के कारण, कैरोटीन के कारण, वहाँ पर प्रेजेंट है ना। यहाँ पर जो कलर के हिसाब से नाम लवक का अलग अलग रख दिया है, जैसे लाल और नारंगी के लिए हम क्या कहेंगे, कैरोटीन लवक कहेंगे। ज़ैंथोफिल जो कि पीले रंग को प्रदर्शित करता है, जो कि फूलों में प्रेजेंट होता है। लाइकोपिन जो कि टमाटर में होता है। कैप्सिथीनियम जो कि मिर्च में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हरित लवक। यहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया है। अभी तक हमने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखा, अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। ये हरे रंग का होता है, मतलब ये हरित लवक है, ठीक है। इसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसका मतलब ये स्वयं के प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, ये तो हमने देख ही लिया है, ठीक है।
इसमें एक मैट्रिक्स भरा होता है, इस मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में कई थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, उन स्ट्रक्चर को हम थैलेकॉइड कहते हैं। और यदि ये थैलेकॉइड एक के ऊपर एक जब व्यवस्थित जम जाते हैं तब इसे हम ग्रेना कहते हैं। और इसी स्ट्रोमा में क्लोरोफिल के कण प्रेजेंट होते हैं और यही क्लोरोफिल हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये था लवक के बारे में, प्लास्टिड, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिल है वैक्यूल, जिसे रसधानी भी कहते हैं। ये रसधानियाँ प्लांट में कम संख्या में होती है लेकिन बड़े बड़े आकार की होती है। इस तरह की इनकी संरचनाएं होती हैं। और एनिमल सेल्स में ये छोटी छोटी होती है आकार में। इनका आकार भी अलग अलग होता है, जैसे कि अभी हमने देखा प्लांट में बड़ी होती हैं, एनिमल्स में छोटी छोटी होती हैं। इनका कार्य क्या है? ये ठोस और तरल पदार्थों को स्टोर करके रखती है कोशिका में। जरूरत पड़ने पर कोशिका को ये ठोस और तरल पदार्थ प्रदान करती है। इसके साथ साथ ये गैस को भी स्टोर करके रखती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। गैस को स्टोर करके रखेगी तो क्या होगा कि ये कोशिका को हल्कापन प्रदान करेगी। ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये उत्प्लावनता में कोशिका की या पूरे प्लांट की मदद करेगी, मतलब तैरने में। उत्प्लावनता मतलब कि बायोन्सी कहा जाता है या जिसे कि तैरना कहा जाता है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी को, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी को ये उत्प्लावनता प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, हमने कोशिका में प्रेजेंट कई सारे ऑर्गेनिल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, लवक, वैक्यूल, इन सब की हमने स्टडी की है। इनके बारे में इनकी स्ट्रक्चर भी देख ली है, इनकी खोज किसने की थी और इनके कार्य भी देख लिए हैं। और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। आप जरूर इन्हें अच्छे से पढ़ें, आपके क्वेश्चन इनमें से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बचता है हमारा, वो है क्रोमोसोम। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।